हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, जिसमें लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले मैंने जो 3 लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले बच्चों, हम जो भी वीडियोस बनाते हैं या प्रोवाइड करते हैं वो क्रम से प्लेलिस्ट में दे दिया जाता है ताकि आपको भटकना ना पड़े। और यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लें। कांटेक्ट नंबर है मेरा 9685299149। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स रहते हैं, जिससे तैयारी भी आपकी प्रॉपर रूप से हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था होता क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरण अवस्था तो तब कहलाता है जब किसी भी यौगिक में कोई भी परमाणु क्या होता है, आयनित अवस्था में होता है। जैसे NaCl की बात करता हूं तो NaCl में ऑक्सीकरण अवस्था कब कहलाएगा, जब ये मान लीजिए Na पॉजिटिव के रूप में है और Cl नेगेटिव के रूप में है। अर्थात जो हमारा सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है और क्लोरीन सोडियम से ले रखा है, तब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है बच्चों, इसकी +1 हो गई, इसकी -1 हो गई। ऑक्सीकरण अवस्था जो है एक काल्पनिक आवेश है जो कि बंध बनाने से बनता है। अर्थात कुल मिलाकर के मुख्य रूप से ऑक्सीकरण संख्या एक चीज ये प्रदर्शित करता है कि बंध बनाने में कोई भी परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन अपने साथी को खो दिया है, अपने साथी को दे दिया है, उसकी संख्या वो ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे भी आपने यहां पर NaCl में देख लिया। जैसे बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2, तो ये होता है Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। यहां पर जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन खोया है। तो किसी भी परमाणु में जो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या है वो यह बताता है कि परमाणु ने बंध बनाने के लिए अपने साथी को या कि यौगिक में जो परमाणु है उसको कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। इलेक्ट्रॉन को जो साझा करता है वही उसकी संख्या बच्चों ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब हम जब बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, रिक्त स्थान में दे देगा तो भाई आप लोग लिखोगे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जैसे मैं बात करता हूं कि 12th लेवल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन भी यहां पर है कि जो आपका स्कैंडियम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। प्रथम श्रेणी में स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्यों। इसके कई क्वेश्चन हैं जो कि मैं यहां पे सारा चीज आपको क्लियर करूंगा। स्कैंडियम को छोड़कर अन्य सभी ऑक्सीकरण अवस्था में +2 स्थायी होता है क्यों, है ना। +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe3 पॉजिटिव यौगिक से ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है क्यों। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और अभी हम इन सारे 5 प्रश्नों को कंप्लीट भी करेंगे। ये बोर्ड के लेवल से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसे हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अंत तक आप बने रहिएगा। अब जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं बच्चों, डी ब्लॉक की जब बात करते हैं तो डी ब्लॉक का आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि N-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरता है और आपका NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि जैसे डी में 5 कक्षक होते हैं बच्चों, डी में 5 कक्षक होते हैं। ठीक है। डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, और S में आपका सिर्फ 1 कक्षक होता है। अब इनकी जो ऊर्जा है लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। इसलिए जैसे आपने पढ़ा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कोई भी परमाणु है वो अपने साथी को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। तो अब डी ब्लॉक में जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो जो आपका S कक्षक है और जो D कक्षक है दोनों की ऊर्जा जब समान होती है तो दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना। कभी S का निकलता है, कभी D का भी निकल जाता है। इस कारण से परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कहने का मतलब जब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है बंध बनाते हैं, जैसे आप धात्विक बंध बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं दोनों, S कक्षक भी और D कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, बंध बनाने में मदद करते हैं, जिसके कारण बच्चों इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है। देखिए सभी संक्रमण धातुएं विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि N-1 डी कक्षक तथा NS कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता। ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लग जाते हैं। संयोजी का मतलब बंध बनाने के लिए
कार्य करने लग जाते हैं, बंध बनाने के लिए मदद करते हैं या इलेक्ट्रॉन साथी को दे देते हैं। ये कारण हो गया बच्चों कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक में जो NS कक्षक है और N-1 डी कक्षक है, दोनों में ऊर्जाएं लगभग क्या होती है, समान होती है। इसलिए मैं यहां पे समझा दिया कि दोनों में ऊर्जाएं लगभग समान होती है, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन है, कक्षक में तो ऊर्जा होता नहीं है भाई, है ना, एक निश्चित ऊर्जा स्तर मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें एनर्जी होगी, तो लगभग इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसलिए संयोजी कोष की तरह कार्य करने लग जाते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति इलेक्ट्रॉन कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, हम डीप में बात नहीं करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज लेकर चलेंगे बच्चों। ठीक है, पहले भी आपको बता दिया हूं कि बोर्ड लेवल में हम आपको पढ़ाते हैं, इसके बहुत सारे अपवाद भी हैं, बहुत सारे फैक्ट भी हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो है, स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है क्यों? स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। सबसे पहला तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। स्कैंडियम का होता है बच्चों आपका 21, है ना। मैं निकालता हूं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, फिर बच्चों 3p6, फिर आपका हो जाएगा 3d। कितना हो गया? 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 4s2, 2 20 और 3d1। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि यहां पे जो d में है वो एक, d की बात करता हूं, यहां पे d की बात करता हूं तो केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और s की बात करता हूं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि इनकी ऊर्जा लगभग समान है, इसलिए जो आपका s है और d का है, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकल जाते हैं। कम ऊर्जा होने के कारण इनमें जो ऊर्जा का अंतर है, बहुत थोड़ा बहुत ऊर्जा का अंतर होता है। पहले ऊर्जा स्तर सबसे ज्यादा पहले इसका होगा, फिर इससे भी ज्यादा इसका होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, फिर 3d से भी निकल जाता है। लेकिन इनमें जो ऊर्जा का अंतर है बहुत ही कम है, इसके कारण दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। यानी जो आपका बच्चों स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 है। अब कहोगे सर कैसे? ये देखो मैंने निकालना सिखाया कि लास्ट में 3d1 4s2 है, लेकिन जो 3d और 4s है इनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम है, इसलिए तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है। क्या होता है बच्चों? +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है। ऐसे ही हम क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि एग्जाम में आप लोगों को भटकना ना पड़े कि ऑक्सीकरण अवस्था से कैसे क्वेश्चन आएगा। कोई भी टॉपिक होता है बच्चों, उससे क्वेश्चन जरूरी है भाई, नहीं तो ऑक्सीकरण अवस्था हम समझा दे, क्वेश्चन ही न बने, दिक्कत हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। चलो बात करते हैं कैसे। जैसे आपने पढ़ा बच्चों स्कैंडियम, देखो स्कैंडियम का आपने पढ़ा 3d1 4s2, ठीक है। अब आपसे यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा तो ये समझ में नहीं आएगा। इसके बाद टाइटेनियम की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 22 हो जाता है, इसका 21 था, इसका हो जाता है बच्चों 3d2 4s2, ठीक है। इसके बाद टाइटेनियम के बाद बेनेडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, फिर क्रोमियम हो जाता है, फिर मैंगनीज हो जाता है। हम ऐसे 2-4 समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका हो जाएगा 3d3 और फिर 4s2, इसका हो जाएगा अपवाद तो 3d5 4s2। फिर बच्चों यहां पे बात करते हैं 3d5, यहां पे आपका 3d5 भी रहेगा, 4s1 यहां पे रहता है तो 4s2 हो जाता है। अब इनमें डी की बात करता हूं, देखना डी में आपका बच्चों केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सही है कि नहीं। फिर बात करते हैं आगे, डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 3 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये कक्षक है। फिर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए। डी की बात करता हूं, फिर इसमें 5 हो गए। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। समझे कैसे? जैसे मैं आगे बात करूंगा तो इसमें मान लो 3d में 5 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? सीधे 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब जब 6 हो जाएगा तो 6 में क्या होता देखिएगा, 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो मतलब फिर जैसे पहले धीरे धीरे क्या कहा, अयुग्मित कक्षक है, फिर धीरे धीरे युग्मित कक्षक बढ़ता जाता है। मतलब पहले अयुग्मित होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकता था, लेकिन फिर से युग्मित होने लग गया तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती जाती है। फिर समझिएगा, क्योंकि स्कैंडियम से मैंगनीज तक जब चलते हैं बच्चों, देखिएगा स्कैंडियम से मैंगनीज तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो जैसे स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाएंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। पहले इसमें आपका
डी में एक अयुग्मित था, फिर 2 अयुग्मित, फिर 3 अयुग्मित, फिर इसमें 5 अयुग्मित, इसमें भी 5 अयुग्मित, है ना। फिर इसमें बच्चों युग्मित होने लगता है, धीरे धीरे आगे चलते हैं तो युग्मित होने लगता है। डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो जाते हैं, और युग्मित होने के कारण फिर उनकी आक्सीकरण अवस्था कम होती जाती है। आक्सीकरण अवस्था मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन साझा करने की क्षमता, कितना इलेक्ट्रॉन वो सामने वाले को दे सकता है, वो उसकी क्षमता होती है। देखो इसके पीछे रीजन क्या है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलते हैं। फिर बच्चों मैग्नीज के बाद, है ना, आक्सीकरण संख्या घटने लगती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगती है। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, अयुग्मित मतलब जैसे एक अयुग्मित था, फिर 2, फिर 3, 4, फिर अयुग्मित की संख्या क्या होगा, घटने लगेगा, युग्मित की संख्या बढ़ने लगेगी बाद में। इस कारण से बच्चों जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलते हैं तो संख्या क्या होती है, क्या होती है, आक्सीकरण संख्या घटती जाती है। पहले बढ़ती है मैग्नीज तक, फिर घटती है, ठीक है, याद रखिएगा। जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाएंगे तो आक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, फिर बाद में धीरे धीरे घटने लग जाती है। यह भी रीजन आपको पता होना चाहिए। चलिए, स्कैंडियम को छोड़कर अन्य सभी आक्सीकरण अवस्था +2 स्थायी होता है, क्यों? तो इसके रीजन को समझिए कि स्कैंडियम के पश्चात सभी तत्वों का s ऑर्बिटल की अपेक्षा d ऑर्बिटल्स अधिक स्थायी हो जाता है, ठीक है, जिससे ns के 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर +2 स्थायी आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब स्कैंडियम को छोड़कर अन्य सभी आक्सीकरण अवस्था +2 स्थायी होता है, क्यों? इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि बच्चों यहां पे जो देखिए, यहां पे जो 3d है और 4s है, अभी जो है 3d जो है और 4s अधिक स्थायी नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? केवल एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए s का भी और d का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते हैं तो भाई d में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। इस कारण से जो d ऑर्बिटल अधिक स्थायी हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे भी इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि यदि डी कक्षक में या तो पूरे 5 भरे हो या तो पूरे 10 भरे हो तो अधिक स्थायी हो जाता है। तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जाएंगे या आगे बढ़ते जाएंगे, जिंक तक जाएंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बच्चों तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से अधिक स्थायी हो जाता है। तो स्कैंडियम के पश्चात सभी तत्वों का s ऑर्बिटल की अपेक्षा d ऑर्बिटल अधिक स्थायी हो जाता है, जिससे ns के 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके +2 स्थायी आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका मेन रीजन है d ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका अधिक स्थायी हो जाना। चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों, +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव से आक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है, क्यों? कितना बढ़िया है, बोला है +3 अवस्था की बात कर रहा है कि +3 अवस्था में, किसमें? +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव आक्सीकरण में अधिक स्थायी है। मतलब Mn2 पॉजिटिव अधिक स्थायी है, क्यों? Fe2 पॉजिटिव से। तो इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नीज को देखना पड़ेगा कि ये जो मैग्नीज है बच्चों, परमाणु क्रमांक 25 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में यदि हम बात करें तो आप सबको पता है 3d5 होता है और 4s2 होता है, ठीक है। लास्ट की बात करता हूं, आर्गन को मैं नहीं लिखता हूं, इतना आप सबको लोग समझदार हो। अब जब हम आयरन की बात करते हैं बच्चों, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो हो जाएगा आपका 3d, यहां पे 6 हो जाएगा और यहां पर बच्चों 4s2 हो जाएगा। अभी तो इतना बात किया मैंने। अब जब हम +2 अवस्था की बात करते हैं, +2 में, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो Mn जब 2 पॉजिटिव की बात करेंगे बच्चों तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से निकलेगा नहीं, s से निकल गया, तो कितना बचा? 3d5 और 4s0 बचा। सही है कि नहीं? अच्छा ठीक है सर। यहां पर देखो Fe2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d6 बचेगा, और बच्चों अब यहां पर 4s0 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब ये बोला है कि Mn2 पॉजिटिव +3 के लिए अधिक स्थायी है। अब देखो डी में यदि हम बात करें तो यहां पे अर्धपूर्ण कक्षक है। अर्धपूर्ण कक्षक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भरा है, लेकिन यहां पे बच्चों अर्धपूर्ण नहीं है। अर्धपूर्ण का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है। देख लो जरा। अब स्थायी कौन है? तो जिसमें भी या तो अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हों या तो पूर्ण भरे हों, 2 ही कंडीशन है बच्चों, या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरे हों। अर्धपूर्ण का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन भर जाए।
पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा हो, इसका मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन तो अधिक स्थायी होता है। तो यदि Mn2 पॉजिटिव की बात करें तो इसके लिए ये +3 कब हो सकता है, जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो ये तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि यहां पे भाई अधिक स्थायी नहीं है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा और 3d5 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, तो स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये Mn3 पॉजिटिव असंभव है, क्योंकि D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं कि अर्धपूर्ण है, और जब अर्धपूर्ण कक्षक होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, जब अर्धपूर्ण कक्षक होता है तो अधिक स्थायी होता है। तो जब हम बात करते हैं Mn2 पॉजिटिव की, तो 3d5 और 4s0 है, यह सरलता से +3 में नहीं बदलता, क्योंकि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, अधिक स्थायी है। बच्चों फिर से समझना, 3d5 4s0 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्धपूर्ण है, और अर्धपूर्ण होने के कारण ये अधिक स्थायी है, और अधिक स्थायी होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन होता है, तो सरलता से यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। इसलिए भाई ये जो 3 पॉजिटिव में यदि बदलना है तो ये थोड़ा अधिक स्थायी है ना। और यदि हम बात करें Fe2 पॉजिटिव को 3 पॉजिटिव में बदलने के लिए, तो आसानी से हम बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, अर्धपूर्ण नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो आसानी से ये 3 पॉजिटिव में बदल जाता है। तो यहां पर देखो Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन हो गया। आर्गन क्यों, क्योंकि 18 तक को हम आर्गन रिप्रेजेंट करते हैं। 4s0 3d5 हो गया। अब 5 है तो अर्धपूर्ण है, अधिक स्थायी है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, तो सरलता से हम Mn3 पॉजिटिव में नहीं बदल सकते। लेकिन यहां पे 3d6 है, Fe2 पॉजिटिव परमाणु क्रमांक 26 होता है, 3d6 होता है, यहां से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम इसको 3 पॉजिटिव में बदल सकते हैं, इसलिए अधिक ये क्या होता है बच्चों, है ना, आसानी से 3 पॉजिटिव में बदल जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि Mn2 पॉजिटिव जो है Fe2 पॉजिटिव से थोड़ा सा अधिक स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है, क्योंकि वो नहीं बदलता। इसके बाद आखिरी है बच्चों, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों, बड़ा सिंपल है, इसे कोई भी बच्चा बता सकता है कि क्यों ऐसा करता है भाई। जिंक, देखो जिंक की बात करते हैं हम, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, और अंतिम में इसका होता है 3d10 और 4s2। ये बच्चों क्या होता है कि जब अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन होता है, डी कक्षा का बड़ा खेल होता है भाई, उसके बाद जादू है कि या तो पूर्ण भरे हो मतलब बच्चों 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, तो अधिक स्थायी होता है। और अधिक स्थायी के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, केवल 4s का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है आसानी से, इसलिए केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सिंपल, और कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, देखो जिंक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होता है। +2 का ऑक्सीकरण अवस्था में जिंक 2 पॉजिटिव में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तथा 3d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 3d कक्षा पूर्ण पूरित कक्षक होने के कारण अधिक स्थायी है, जिसे निकालने के लिए अत्यधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यह केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कितना सिंपल है बच्चों, कितना सिंपल है यार। +2 ऑक्सीकरण, केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाता है क्योंकि यहां पे केवल s का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, d का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। d में क्या होता है, पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होने के कारण ये बाहर नहीं निकलता। सिंपल है, क्योंकि अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरित कक्षक बहुत स्थायी होते हैं बच्चों। तो ये रहे आज के 5 सवाल, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑक्सीकरण अवस्था से, और ऑक्सीकरण भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ बोर्ड एग्जाम के लेवल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका हैंड रिटन नोट जरूर ले लें। 96 85 29 91 49 व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है, और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।